गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा के कुछ प्रश्न हैं जिनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसा कि हमने आपको कहानी पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उनको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। और उसके बाद यह क्वेश्चन सब हम करवा रहे हैं, ठीक है। उनको अगर आप कहानी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इनका उत्तर को समझते हैं। देखते हैं, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक, जो जातिवाद के मानने वाले लोग हैं, उनकी कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी रूप ले रखा है। श्रमिकों का विभाजन मतलब जो मजदूर काम करने वाले लोग हैं उनका भी विभाजन, उनका भी विभाजन या रूप ले रखे हैं। हम कहने का अर्थ ये कर सकते हैं कि श्रम विभाजन तो हमारे लिए जाति प्रथा यानी सामाजिक का विभाजन तो है ही, लेकिन वही समाज क्या करता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी विभाजन कर देता है। जिससे क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि किसी को कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा है, वो काम में उनको दिमाग या दिल लगता ही नहीं, मन लगता ही नहीं, तो क्या उस काम में कोई भी वह तरक्की कर ही नहीं पाएगा। वह काम कम काम या टालो काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे, कल छोड़ते हैं, परसों करेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से उनका क्षति हो जाएगा और वह कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी विकास नहीं हो सकती उस लाइन में। इसलिए यह जो होता है ना, श्रमिकों के विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है, और यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है, लेखक कहना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद के पोषक जो मानने वाले लोग हैं कि जातिवाद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इनके बारे में बहुत अच्छा तर्क देते हैं। अब क्या तर्क देते हैं जरा इसमें समझते हैं क्या कहता है। जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी इनको इसलिए मानता है क्योंकि आधुनिक यानी सभ्य समाज के लिए कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जातिवाद जो है, जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बताइए, श्रम विभाजन को अगर आवश्यक मानता है तो वह एक समाज का विभाजन हो सकता है, लेकिन वहीं अगर हम क्या करते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माने कि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जाति प्रथा है और इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा गलत बात है ना, कि मतलब समाज में श्रम विभाजन भी हो और तब जाति प्रथा भी हो, और उसके साथ में श्रमिक विभाजन भी हो जाता है। अब बताइए, एक छोटा सा पॉइंट और उसमें शामिल करके कह रहा है कि श्रम विभाजन का ही रूप है जाति प्रथा और श्रमिक विभाजन, ये तो गलत बात है। श्रम विभाजन एक सामाजिक का एक थोड़ा सा विभाजन हो सकता है, उनको मान लिया जाता है, चलिए ये ऐसा हो सकता है, उनको वह काम अच्छा लगता है, वह कास्ट है, इस सब के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन श्रमिकों के विभाजन इसमें बहुत बड़का जो है, वो सबसे बड़का तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा या हम कह सकते हैं श्रम विभाजन ही है, जो समाज को बांटने का काम करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। क्या आपत्तियां, उनको समझते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। ये एक आपत्ति है जिन्होंने लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन। हमने अभी आपको बात की, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन, ये तीनों में बहुत का अंतर है। ठीक है, इनके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस प्रथा में श्रमिकों को और अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है, अलग अलग वर्गों में इनको विभाजित कर देता है। उसके बाद समझते हैं, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। आप सोचिए, किसी को अलग अलग काम मिल गया, अलग अलग काम कर रहा है, जो छोटा काम कर रहा है उनको छोट, और जो बड़ा काम कर रहा है उनको ऊंच माना जाने लगा, उनको ऊंच नीच भी करार देने लगा। कहता है जो विश्व के किसी भी समाज में इस प्रकार की जाति प्रथा और ऊंच नीच की कहीं भी इनको नहीं माना जाता है,
लेकिन हमारे देश में अभी भी श्रम विभाजन जाति प्रथा को माना जाता है। और उतना ही नहीं, श्रमिकों का विभाजन हो जाता है जो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। और उसके बाद भी उतना सही नहीं रुकता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बुराई चीज़ है। उसके बाद जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। अब मान लेते हैं कि जाति प्रथा अगर उनके अनुसार विभाजन हो भी जाता है तो क्या ये जरूरी है कि जो मनुष्य जिसके आधार पर यानी जाति प्रथा के आधार पर उनको विभाजन किया गया है वह जिस कास्ट में हो, जिस जाति में हो, जो कार्य कर रहा हो वह उनके रुचि का ही हो? ये जरूरी नहीं। हो सकता है जो काम कर रहा है उसमें उनको मन नहीं लगता हो, मजबूरन व्यवस्था पास करना पड़ रहा हो। बहुत ऐसे कंडीशन आते हैं कि जब वह जो सोनार के बच्चे वह सोनार का काम नहीं करना चाहते, उनको उसमें मन नहीं लगता, वह डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। अब समाज उनको इजाज़त ही नहीं दे रहा है कि डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से उनका क्या हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। उनको पिता यानी जो पूर्वज के काम है उनमें तो मन लग नहीं रहा है और उनको कार्यकुशलता भी उसमें नहीं है। जिसमें वो है उनको अच्छा वो कर सकता है, उनको इजाज़त नहीं है समाज का कि वह वो करे। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते जाति प्रथा आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आप सुनिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? अब क्यों नहीं कही जा सकती, चलिए देखते हैं इस पर लेखक क्या कहते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जैसा कि अभी बात किए, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मठता को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, इसका रीज़न है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे प्रथा चले आ रहे हैं जिसके कारण उनके पूर्वज जो भी काम कर रहे हैं या करते थे उन बच्चों को वही काम करना पड़ेगा। अब अगर उसमें उनको इच्छा ना हो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी प्रथा है, वह पूर्वजों ने उनका यह काम किया, वह चलते आ रहा है। आज आप मजबूरी बस वह काम करना पड़ रहा है व्यवस्था पर, अरुचि होने के कारण। उनको तो रुचि है नहीं। और ये धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रकार से उनके पास गरीबी और अकर्मठता के कारण को बढ़ावा मिलता है और वह क्या होता है, इन चीज़ों से दूर होते चले जाता है। और एक समय ऐसे आता है जब वह भूखे रहने पर विवश हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि भूखे मरने पर विवश हो जाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? हमने इससे पहले इनके बारे में चर्चा की कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। अब कैसे इनको समझते हैं? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, और चाहे श्रमिकों कार्यकुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता है या नहीं रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। और यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण बना हुआ है। इनको समझते हैं इसे कि हम अगर किसी को यह कहे कि तुम यह काम कर लो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना पड़ेगा, और वह उनको काम आता ही नहीं हो, उनको मन लगता ही नहीं हो, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, उनको ज़बरदस्ती कहेंगे पढ़ो, तो क्या पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो लेकर के बैठ जाएगा। उनसे अगर एग्ज़ाम पास होगा ही नहीं, वो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उनको आता ही नहीं कुछ। इस तरह से क्या हो जाएगा, कितनों बार वो एग्ज़ाम देगा तो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से
बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वह श्रम विभाजन, जाति प्रथा है। अब अगर श्रमिकों का विभाजन वही काम करने के लिए, ठोक लोहा का काम करने के लिए सोनार के बच्चों को अगर नहीं, मान लेते हैं कि सोनार के बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है, तो समाज की प्रेशर के कारण क्या होता है, वो सब नहीं करने दिया जाता है। और पुनः क्या करता है कि वो जो उनके पैतृक पैसा है, यानी पिता यानी पूर्वज के पैसा है, उनको उसी में उनको करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब उसमें उनको अगर उसका नॉलेज नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, कैसे किया जाता है वो काम, उनके बारे में नहीं जानता है, तो जाहिर सी बात है उनको ना तो मन लग रहा है और नहीं वो सीखना चाह रहा है। और इसके कारण से क्या होगा, वह धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, उनसे दूर होते चले जाएगा और वह कम काम और टालू काम करने के लिए क्या हो, बेबस हो जाएगा। और एक समय आएगा जब वह काम करेगा ही नहीं, बेरोजगारी हो जाएगा। इस प्रकार से श्रम विभाजन और जाति प्रथा बहुत बड़ा समस्या हमारे देश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो दोस्तों ऐसे इनको समझे तो इसमें खुद क्वेश्चन खुद आंसर दे रहा है कि लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी समस्या किसे मानता है? तो जाहिर सी बात है जो इन सभी से बड़ा समस्या है वह क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या अभी जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा समस्या इसलिए बन गया है क्योंकि अभी जिस प्रकार से बेरोजगारी हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहा है, उस प्रकार से लोग इस गरीबी से और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या इनको माना गया है। अब क्या उद्देश्य है, क्यों माना गया, इनको पढ़ते हैं सब समझ में आ जाएगा। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, कोई उस काम में कैसे अच्छा कर सकता है, क्योंकि उनको तो वहां मन ही नहीं लग रहा है। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, जो स्वाभाविक नहीं है, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। इनमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। फिर समझते हैं कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा और एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, जो इस प्रकार है। सबसे पहला तो अस्वाभाविक विभाजन है, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम विभाजन का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक उन विशेषताओं को आवश्यक माना है जो बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान होनी चाहिए।
दोस्तों फिर से इनको समझते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक का अर्थ है, लेखक कहना चाहते हैं कि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम सबको दूध पानी के मिश्रण की तरह मिल करके रहना चाहिए। एक भाईचारा के भावना से हमें समाज में रहना चाहिए। हर एक बहुविध मतलब कहने का बहुविध हितों के कहने का अर्थ ये हुआ कि सबको एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना, जैसे बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए जो समाज के लिए है, और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि हमें समाज में दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश लिखे। आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता हो सकता है और है, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मान पैसा थोप दिया जाता है। मजबूरी मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पाद होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पैसा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पैसा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल रूप में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवास संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट करके यह बताने की प्रयास कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्या हमें और भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? हमें और हमसे और कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, वह भी बताने की कृपा कीजिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इनका व्यूवर्स भी बढ़ सके, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सके और आने वाले समय में हम आपको लाइव आकर के अच्छे से समझाने और पढ़ाने की काम कर सके। इसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।